Hello everyone, welcome back, and today we are going to discuss in this lecture about the question on the marginal cost of capital. आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है. So this is the question in front of you. क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं और उसको सॉल्व करेंगे और थोड़ा टाइम इसमें लगेगा. ABC Limited has the following capital structure which is considered to be optimum as on 31st March 2010. सो 14% डिवेंचर आपको दिया हुआ है यहाँ पे और उसकी वैल्यू दी है 30,000. 11% प्रेफरेंस शेयर्स आपको यहाँ दिया है, उसकी वैल्यू दी है 10,000. इक्विटी शेयर्स आपको यहाँ दिया हुआ है और उसकी वैल्यू दी है 1,60,000. और नीचे में क्या लिखा हुआ है सर? अ कंपनी शेयर हैज़ अ मार्केट प्राइस ऑफ 23.60. सो आपको टोटल कैपिटल अगर आप देखोगे तो 2 लाख का दिया हुआ है. और अगर यहाँ पे मैं अपने ही कैलकुलेशन कुछ करके देखूँ सो 30,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख तो ये 15% होता है. ये तो भलता ही 5% होता है और ये होगा आपका 80%. ये है आपके प्रोपोर्शन. कंपनी की जो शेयर कंपनी के शेयर की जो मार्केट प्राइस है वो आपको दी हुई है 23.60 रुपीज़. नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड दिया हुआ है पर शेयर इज 50% ऑफ ईयर 2010 EPS. 2010 के अर्निंग पर शेयर का 50%. और अगर आप देखोगे तो 2010 का अर्निंग पर शेयर है 2.36 और उसका 50% आता है 1.18. ध्यान रहे इन्होंने ऑलरेडी नेक्स्ट ईयर लिखा है यानी कि ये D1 होगा, इसके अंदर ग्रोथ इंक्लूडेड है. जो नीचे दिया गया द फॉलोइंग इज द ट्रेंड ऑफ EPS फॉर द प्रिसीडिंग 10 ईयर्स. पुराने 10 साल का आपको EPS का ट्रेंड दिया हुआ है विच इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन द फ्यूचर. मतलब इन्हीं रेट से ये इंक्रीज होगा. ये सारी चीज़ें क्यों दी हुई होती है? बहुत ही सिंपल सा जवाब देता हूँ आपको, और कुछ लेना देना नहीं है इन सब से सिवाय एक चीज़ के कि ये क्या रेट से ग्रो कर रहा है, ताकि आप ग्रोथ रेट निकाल सको आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी में एज अ ग्रोथ रेट यूज़ करने के लिए. बाकी एज सच काम का नहीं है तो हम निकालेंगे. कंपनी इश्यूड न्यू डिबेंचर्स कैरिंग 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट. कंपनी ने इशू किए नए तरह के डिबेंचर जिसमें 16% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है और करंट मार्केट प्राइस जो डिबेंचर की दी हुई है वो है 96. तो ये सारी चीज़ें हो गई कॉस्ट ऑफ डेट के लिए. कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है कि 9 रुपये 20 पैसे का एनुअल 9 रुपये 20 पैसे का प्रेफरेंस शेयर की मार्केट प्राइस होगी और जिसमें एनुअल डिविडेंड प्रेफरेंस डिविडेंड जो आप बांटोगे वो होगा 1 रुपये 10 पैसे का. द कंपनी इज इन 50% टैक्स ब्रैकेट. नाउ टैक्स रेट भी दिया हुआ है. अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए. कंपनी इशूड न्यू डिबेंचर्स मतलब और एक्स्ट्रा डिबेंचर इशू किए गए. प्रेफरेंस शेयर्स वेर ऑल्सो इशूड. प्रेफरेंस शेयर भी इशू किए गए और एक्स्ट्रा. ठीक है. अब नीचे आपको क्या दिया गया है? कैलकुलेट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ न्यू डेट, कॉस्ट ऑफ न्यू प्रेफरेंस शेयर्स और कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर कंज्यूमिंग न्यू इक्विटी फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग. मतलब लास्ट वाली पार्ट का मैं मतलब बताता हूँ आपको. क्वेश्चन में यहाँ पे ये दिया हुआ है कि नया डेट इशू किया, नया प्रेफरेंस शेयर इशू किया. क्वेश्चन में अभी तक ये नहीं लिखा हुआ था कि नए इक्विटी शेयर इशू किए. तो इन्होंने ऐसा क्यों लिखा कि हमको कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, नए इक्विटी शेयर निकालनी है, कॉस्ट नए इक्विटी शेयर की कॉस्ट निकालनी है. जब इक्विटी इशू किया ही नहीं तो नया कहाँ से आएगा? इसीलिए उन्होंने क्लैरिटी दी ब्रैकेट में. उनका ये कहने का मतलब है कि नए इक्विटी शेयर का मतलब हमारा ऐसा है कि आप मार्केट में नए पब्लिक से इक्विटी शेयर इशू नहीं किया, जो साल भर में पैसा कमाया वो जो रिटेन्ड अर्निंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बैलेंस शीट में आया उसको कंज्यूम करके, मतलब वो माना जाएगा कि नया कैपिटल हमारे पास में आया है. भले ही हमने ही कमाया लेकिन वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से कहाँ आया? आपकी बैलेंस शीट में आया. तो वो जो रिटेन्ड अर्निंग वाला पार्ट है उसको ऐसा माना जाएगा कि ये हमारा नया पार्ट है, नया फंड है इक्विटी के लिए. ये रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या होता है कि जो प्रॉफिट आपने बचा के रख लिया आने वाले सालों में इस्तेमाल करने के लिए. तो वो पैसा किसका हुआ सर? एक तो बताओ, इक्विटी में पैसा ऐड हुआ ना, वो इक्विटी में पैसा ऐड हुआ तो नया फंड आया, हमारी ही कंपनी से आया. सो दिस विल बी रिटेन्ड अर्निंग. एक तरह से इसको हम कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग भी बोलेंगे. सेकंड जो पार्ट है उन्होंने जो दिया है वो है आपका कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन नो न्यू शेयर्स आर इशूड. चलो बी, सी और डी वाला पार्ट मैं फिलहाल छोड़ता हूँ.
क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है और आगे अगर आप ये सब पढ़ लोगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत जाएगी मतलब समझने में, और क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे हमारा ये पहला क्वेश्चन है, तो मैं सबसे पहले ये पहला वाला पार्ट सॉल्व करता हूँ। ठीक है सर, हमारा ये जो पहला क्वेश्चन है वो इस तरह से है। ये पहला पार्ट है ना। अब इसमें हम क्या सॉल्व करने वाले हैं, कॉस्ट ऑफ न्यू डेट। अभी देखो कॉस्ट ऑफ न्यू डेट निकालने के लिए कहीं पे भी आप अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि मैच्योरिटी क्या है डेट की, मैच्योरिटी क्या है प्रेफरेंस की। और जब ये डिटेल नहीं दी हुई होती हम क्या मान के चलते हैं कि ये जो डेट और प्रेफरेंस शेयर्स है ये इर्रिडीमेबल है, और अगर ये इर्रिडीमेबल है तो इर्रिडीमेबल वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, केडी में टैक्स की सेविंग होती है इसलिए नेट प्रोसीड्स। अब आप अगर ध्यान दोगे सो इंटरेस्ट 16% से है और मार्केट प्राइस दी है उन्होंने 96। तो बताओ इंटरेस्ट काय पे लगता है, मार्केट प्राइस पे लगता है कि सर? नहीं, इंटरेस्ट लगता है फेस वैल्यू पे, और फेस वैल्यू आपको नहीं लिखी हुई है, आई थिंक ऊपर में लिखी होगी, और अगर नहीं भी लिखी होती तो हम, चलो ऊपर में भी नहीं लिखी है। और 96 मार्केट प्राइस देने के बाद आपको अगर फेस वैल्यू अज्यूम करनी पड़ती है क्योंकि नहीं दी हुई है, तो आप क्या अज्यूम करोगे सर? 96 के पास वाली फिगर यानी कि 100। तो 100 रुपये पे 16% यानी कि 16 रुपये, और टैक्स है 50% का यानी कि 8 बचता है यहाँ पे। सो आपका ये केडी आएगा 8 डिवाइडेड बाई 96, दैट बिकम्स 8.33%। सो ये कहानी आप तक पहुँच चुकी है। ठीक है, 2, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। इसमें तो टैक्स की सेविंग नहीं होती क्योंकि आफ्टर टैक्स प्रॉफिट्स में से दिया जाता है प्रेफरेंस डिविडेंड, और इसमें तो क्लियर कट लिखा है कि 1 रुपये 10 पैसे का प्रेफरेंस डिविडेंड बांटेंगे, और आपकी 9 रुपये 20 पैसे की मार्केट प्राइस होगी। और कुछ नहीं आएगा इसमें। 11.96% आ रहा है, कुछ है तो मैं देख लेता हूँ। प्रेफरेंस शेयर्स 9.20, एनुअल डिविडेंड 1.1, आई डोंट थिंक सो इसके अलावा और कुछ होगा। ठीक है, वन पॉइंट वन डिवाइड बाई 9.20, 11.96% इज द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये भी हो गया। तीसरा पार्ट जो उन्होंने बोला था कि हमको नए इक्विटी शेयर की कॉस्ट निकालनी है, और नए इक्विटी शेयर यानी कि ये यहाँ इस क्वेश्चन में ये इक्विटी शेयर नहीं है जो मार्केट में इशू किए गए, ये वो इक्विटी शेयर है जो रिटेन्ड अर्निंग की वजह से इक्विटी का जो कैपिटल है बढ़ा है। सो रिटेन अर्निंग हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, रिटेन अर्निंग हुआ था। कितना? 50% लिखा हुआ था वहाँ पे ये लिखा हुआ था कि 50% का रिटेन अर्निंग है। और 2010 में आपको पता है कि कितना डिविडेंड, सॉरी यहाँ देखो ना, मैं बताता हूँ। 50% उन्होंने बोला 2010 के ईपीएस का, 2010 का ईपीएस है 2.36, उसका 50% डिविडेंड कितना बांटेंगे? 1.18। तो बैलेंस कितना बचा? 1.18, बाकी का 50%, उससे कैपिटल बढ़ा है ना। और अगर आप देखोगे तो मार्केट प्राइस कितनी है सर? 23.60। ठीक है, यहाँ तक तो आपको आ ही जाएगा। अब मैं आगे देखता हूँ। कॉस्ट ऑफ इक्विटी D1 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स, या मार्केट प्राइस ले लो, यहाँ पे कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है तो मैं मार्केट प्राइस भी लिख सकता हूँ, प्लस ग्रोथ 1.1 तो आ गया, सॉरी 1.18 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस 23.60। अब ग्रोथ कितनी है ये डिपेंड करता है, और ग्रोथ आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे ध्यान देंगे,
कैलकुलेशन ऑफ ग्रोथ। हो ला ला ला, कैलकुलेशन ऑफ ग्रोथ। अब ग्रोथ कैसे कैलकुलेट करोगे? आपको क्या करना है, 2001 में ईपीएस कितना था, 1 रुपए का, और 2010 में ईपीएस कितना पहुंचा, 2 रुपए 36 पैसे का। 10 साल में ईपीएस कितना हो गया है देख लो, और क्या रेट से बढ़ा है, वही रेट आगे कंटिन्यू होगा। इन्होंने ये चीज़ लिखा है, तो वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1+r⁴ बेसिक फॉर्मूला टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। 2 रुपए 36 पैसे होता है 10 साल में, जो 1 रुपये स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट किया था, और 1+r। अब 1+r की जगह मैं 1+g लिख दूँ, चलेगा? यही रेट हमारा ग्रोथ है। और कितने साल है सर? 10 साल। सो सर निकालो, 2.36 टू द पावर 1/10 इज इक्वल टू 1+ ग्रोथ। अगर आपके एंगल्स आपकी तरीके से निकालूँ तो मैं क्या लिखूंगा सर? 2.36, ठीक है। 12 बार स्क्वायर रूट दबाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर दबाऊंगा सर -1, फिर डिवाइड बाय 10, फिर +1, ठीक है। और उसके बाद इंटू इक्वल टू 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सही है। 4.39% आता है। मैं एक बार फिर से कैलकुलेट करके देखता हूँ। 2.36 टू द पावर 10, 4.36 टू द पावर 0.10, नहीं 2.36 टू द पावर 0.10, 1.089 आ रहा है। ये तो 9% तक जाएगा। यही है, कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो जाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। पॉइंट 1 ना, %8.97 आ रहा है। मैं फिर से एक बार देखता हूँ। 2.36, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 साल लेने चाहिए मेरे हिसाब से। %9.90। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप 9 साल लोगे ना तो ठीक रहेगा, क्योंकि 1 रुपए जो अर्निंग पर शेयर है 2001 के एंड का है। और अगर 2001 का एंड का 1 रुपए है तो उसके बाद सिर्फ 9 साल बचते हैं 2010 तक पहुंचने के लिए। हमने लिया 10 साल, वहाँ पे बस थोड़ा सा गड़बड़ होता है, तो हम उसको 9 साल पकड़ के चल सकते हैं। वन बाई 9, और 2.36 ही है ना, राइट। अरे रे 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 रे, राउंडिंग ऑफ डिफरेंसेस है सर, इसीलिए थोड़ा सा इशू आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे मेरे को क्लियर कट एक चीज़ दिख रही है, ध्यान देना। 1 रुपए का 1 रुपए 10 पैसे हुआ, यानी कितना % बढ़ा? 10। 1 रुपए 10 पैसे का 1 रुपए 21 पैसे हुआ, इसमें आप 10% डाल के देखो, 10 बढ़ता है। ये तो क्लियर कट यहाँ से नज़र आ रहा है। नहीं आता तो सर हमको कैलकुलेशन करने पड़ते, जो कि इस तरह से रहते। अब आ जाएगा आपका आंसर, आप चिंता मत करो। 0.11, थोड़ा सा आगे ऐसे लूँगा तो आएगा, ये देखो बराबर है। ऐसा कैसे नहीं आता? अब आपके एंगल से सॉल्व करता हूँ। आपके कैलकुलेटर में आपने क्या करना है, 2.36 रखो, फिर 12 बार स्क्वायर रूट का बटन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर -1 मल्टीप्लाइड बाय, नहीं डिवाइड बाय 9, क्योंकि 1/9 है इसलिए डिवाइड बाय, फिर +1, और अब इंटू इक्वल टू 12 बार दबाएंगे आप, ठीक है।
इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.100 यानी कि 1.100 1 प्लस ग्रोथ यानी कि ग्रोथ कितनी हुई सर 10%। आया क्या समझ में? ये ग्रोथ आ जाएगी इधर 1.18 डिवाइड बाई 23.60 प्लस 0.10 यानी कि आ गया आपका 15% कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ख़त्म। यहाँ जाके आपका पहला पार्ट ख़त्म होता है इतनी देर से। आगे देखो दूसरा पार्ट, कैलकुलेट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब कोई भी नए शेयर्स इशू नहीं किए गए और एक्स्ट्रा नए शेयर्स अगर इशू नहीं किए गए तो अब बताओ कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आएगी। सो ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे, बी ये तो था हमारा ए, अब एक चीज़ याद रखना, क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ है कि सर आपको कितना पैसा रेज करना है। क्वेश्चन ने सिर्फ आपको ये बोला है कि भैया 1 भी रुपया अगर मैं एक्स्ट्रा रेज करता हूँ अभी तो मुझे कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। अब हम ये मान के चलेंगे क्योंकि हमको एक्स्ट्रा कैपिटल नहीं दिया हुआ है कि हमको 10 लाख देना है या और 15 लाख इशू करना है, तो हम मान के चलेंगे कि जो पुराना प्रोपोर्शन है उसी प्रोपोर्शन में हम जितना भी फंड रिक्वायर्ड होगा वो रेज करेंगे। सो ऐसे टाइम पे ध्यान देना, सोर्स, वेट, कॉस्ट जिसको हम बोलेंगे मार्जिनल, और वेट इनटू कॉस्ट। अब आपके पास में 3 सोर्सेस है, इक्विटी, डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स। और अगर आप ध्यान दोगे तो आप वेट कहाँ से उठाओगे सर, ये वाले वेट उठाओगे। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आप सर ये तो पुराना कैपिटल है, तो पुराने कैपिटल से निकाला हुआ वेट पुराना वेट हुआ, तो अब आप ये नए जगह पे कैसे यूज़ कर रहे हो। बहुत ही सिंपल सी बात बताता हूँ, कहीं पे भी क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है, जैसे 2 लाख रुपए तो मैंने पहले रेज कर लिए, कहीं पे भी ये दिखाया कि आपको एक्स्ट्रा फंड कितना चाहिए, नहीं दिखाया। अगर आपको ऐसा दिया होता कि हमको इक्विटी 10,000 और चाहिए, प्रेफरेंस 20,000 और चाहिए, तो आप नए वेट्स निकालते तो कोई दिक्कत ही नहीं जाती, लेकिन ऐसा कहीं पे भी नहीं दिया। तो अब क्वेश्चन उठता है कि वेट्स लाओगे कहाँ से, पुराने इस्तेमाल नहीं कर सकते, नया दिया हुआ नहीं है, तो क्या हम क्वेश्चन छोड़ दें वहीं पे? नहीं। तो यहाँ पे एक अजम्पशन बनता है, लिख लेना अपनी बुक में, कि जब भी ऐसी कभी सिचुएशन होती है कि आपको नया कैपिटल नहीं दिया हुआ है लेकिन फिर भी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने बोला है, तो इसका मतलब ये होता है कि अब मैं कितना भी पैसा रेज करूं उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्स्ट्रा निकाल के देनी है। हम ये अजम्पशन लेके चलेंगे कि अब अगर मुझे जैसे 2 लाख था, अब अगर मुझे और 20,000 रुपए की जरूरत है तो मैं पुराने ही प्रपोर्शन में उसको रेज करूंगा। जैसे इक्विटी हो गया 16,000, आपका प्रेफरेंस हो गया 10,000 और डिबेंचर इक्विटी 16, प्रेफरेंस 1,000 और डिबेंचर 3,000 का मैं रेज करूंगा, तो प्रपोर्शन वही आएगा पुराना वाला। सो 15, 5 और 80, यहाँ पे इक्विटी का था 80, डिबेंचर का था 15 और प्रेफरेंस का था 5। आपको समझ में आया ये मैं पुराने वेट्स क्या क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि अब लेना तो पड़ेगा। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये है 15% की, 11.96 को आप 12 भी लिख सकते हो अगर आपको चाहिए तो। इंस्टीट्यूट ने उसको 12% माना है ये वाला जो है, ठीक है। और ये 8.33 डेट का, और आप अगर 11.96 भी लिख रहे हो तो कोई गलत चीज़ नहीं है क्योंकि वो एक्चुअल फिगर है। तो ये आएगा 12, 1.25, और ये आएगा 0.6, ले सकते हैं इसे 0.6। सो 12 प्लस 1.25 प्लस 0.60, so this will be your marginal cost of capital.
यानी कि अब अगर आप 100 रुपये और एक्स्ट्रा रेज करते हो तो आपको 13 रुपये 85 पैसे यानी कि 13 रुपीज़ 85 पैसे आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। मतलब आप जितना भी एडिशनल फंड रेज करोगे उसमें आपको 13.85% की कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, डिविडेंड के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में और ऐसे सारा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाला नहीं, सेकंड लास्ट पार्ट सी। अब थोड़ी सी कहानी आपको बनेगी इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी जाएगा। सी वाला पार्ट ध्यान से पढ़ना। हाउ मच कैन बी स्पेंट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर न्यू ऑर्डिनरी शेयर मस्ट बी सोल्ड। कितना मैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए खर्चा कर सकता हूं, कितना मैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए खर्चा कर सकता हूं बिफोर न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स मस्ट बी सोल्ड। नए इक्विटी शेयर्स मार्केट से या पब्लिक से और रेस करने के पहले मैं कितना खर्चा कर सकता हूं, ये बताइए। नए शेयर्स पब्लिक से रेस करने के पहले मैं कितना खर्चा कर सकता हूं, ये बताइए। अज्यूम करो, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर ये अजम्पशन नहीं दिया होता तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता हमारे लिए समझने में। अज्यूम दैट रिटेन्ड अर्निंग्स फॉर नेक्स्ट ईयर्स इन्वेस्टमेंट्स आर 50% ऑफ 2010। 2010 में जितना भी अर्निंग हुआ था उसमें से 50% रिटेन करके रख लिया गया है। सो ध्यान देंगे आप, अब मैं आपको समझाता हूँ। ये थोड़ी सी रफ वर्किंग करेंगे सबसे पहले अपन, ठीक है। आप यहाँ पे मत करो, करना है तो कर लो, मतलब यहाँ पे लिखने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जो अभी कैपिटल है वो है डेट, प्रेफरेंस और इक्विटी। क्योंकि रफ है तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। आपके पास जो अभी कैपिटल है वो है 30,000, 10,000 और 1,60,000, ठीक है। और अभी का वेट अगर आप देखोगे तो ये है 15%, ये है आपका 5% और ये है आपका 80%, ठीक है, एज ऑफ नाउ। अब ध्यान देना, अगर आप क्वेश्चन में पढ़ोगे तो आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 10,000। और 2010 के एंड में, जैसे अभी आपको यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है आपके, आप 31 मार्च 2010 के एंड में खड़े हो और यहाँ पे 2010 का ईपीएस भी कैलकुलेट करके दिया 2.36। अब ध्यान देना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2.36 एक शेयर पे अर्निंग है और हमारे पास टोटल शेयर कितने हैं सर, 10,000। यानी हमारी टोटल अर्निंग कितनी हुई, 10,000 इंटू 2.36, राइट। ठीक है, अर्निंग देखो, दस हजार इंटू 2.36 तो ये हो गया 23,600 की हमारी अर्निंग थी। कब की सर, 2010 की। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रिटेन कितना करके रखा है हमने, उसका 50%, ठीक है। सो 23,600 इंटू 50% इज 11,800। कैलकुलेट करके देखो, 8 और 8 16, 11 11 22, ठीक है। अब मुझे आप ये बताओ, 11,800 अगर रिटेन्ड अर्निंग्स है तो नेक्स्ट ईयर की जब शुरुआत होगी तो ये 11,800 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से जाते कहाँ पे हैं, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जाते हैं तो आपके कहाँ पे जाएंगे, इक्विटी शेयर के नीचे आएंगे। क्या कहीं पे भी आपको ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे आपको रिटेन्ड अर्निंग्स का रो दिख रहा है, नहीं दिख रहा। यानी कि इस 2 लाख के कैपिटल में नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग में कितना ऐड होगा, 11,800 होगा। यहाँ पे आप एक और लगे तो कॉलम रो डाल दो कि रिटेन्ड अर्निंग्स 11,800। और ये रिटेन्ड अर्निंग्स किसका पैसा है, 11,800 जो बढ़ रहा है ये किसका पैसा है, इक्विटी वालों का पैसा है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नेक्स्ट ईयर, ये तो था 2010 की एंड तक, नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग है 2010 की क्लोजिंग में ले लो, ठीक है। मैं यहाँ पे 2011 लिख के चलता हूँ, शुरुआत, हाँ, बिगिनिंग। जो भी स्पेलिंग होगी, यहाँ 11,800 ऐड हो जाएगा इक्विटी में, इक्विटी का ही पैसा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन ये पूछता है कि आप कितना खर्चा कर सकते हो, आप कितना खर्चा कर सकते हो नए इक्विटी शेयर इशू करने के पहले। इसका अलग तरीके से मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ कि आपकी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आई है, 13.85%।
आप ये बताओ कि कंपनी किसी भी प्रोजेक्ट में कितना इन्वेस्टमेंट कर सकती है विदाउट एनी इंक्रीज इन द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हाउ मच कंपनी कैन स्पेंड विदाउट इंक्रीज भी नहीं, एनी चेंज इन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यही है मतलब उसका। अब कितना खर्चा कर सकती है ये तो हम बाद में देखेंगे। ये सेंटेंस को फिर से पढ़िए, विदाउट एनी चेंज इन द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने कहाँ कैलकुलेट की, यहाँ पे। और अगर यहाँ पे बदलाव, ये जो फिगर है इसमें बदलाव कब आएगा, जब आपकी मार्जिनल कॉस्ट बदलेगी या आपका वेट बदलेगा। वेट बदला, थोड़ा सा भी कहीं पे कुछ बदल दो, आखिरी में आंसर चेंज हो जाता है। मार्जिनल कॉस्ट बदल लो, आखिरी में आंसर चेंज हो जाता है। ये मार्जिनल कॉस्ट 15, 8.33, 11.96 तो हमने निकाल ली। बात करते हैं सर वेट की। क्या मैंने वेट 80%, 15%, 5% ये थोड़ा सा भी बदला तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज होगी? यस सर। आप 80 को 80 को 85 करके देखो, आपकी 13.85 की मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बदल जाएगी। मैं फिर से आता हूं, मैं कितना खर्चा कर सकता हूं एक सेकंड ना, मैं कितना खर्चा कर सकता हूं कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ना बढ़े। और मार्जिनल कॉस्ट, मैं कितना खर्चा कर सकता हूं कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ना बढ़े। और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कब बदलेगी, बढ़ेगी या कम होगी? जब वेट्स बदलेंगे। मैं अभी कॉस्ट को इग्नोर कर रहा हूं। वेट्स कब बदलेंगे? वेट्स कब बदलेंगे सर? यहां पे मैं फिर से लिखता हूं, कितना मैं खर्चा कर सकता हूं, यानी स्पेंडिंग अमाउंट कितनी होनी चाहिए कि मेरी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कोई बदलाव ना आए। ठीक है। और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बदलाव कब आएगा? जब वेट्स में बदलाव आएगा। और अब बताओ वेट्स में कब बदलाव आएगा? जहां से ये वेट कैलकुलेट हुए हैं। वेट कहां से कैलकुलेट हुए? 80, 15, 5 के। सर ये यहां से कैलकुलेट हुए जहां पे 30,000, 10,000 और 1,60,000 लिखा हुआ है। इसमें अगर कोई भी बदलाव आया, 30,000 का 32,000 हुआ तो वेट बदलेंगे। वेट बदला, ध्यान देंगे, वेट बदला तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बदलेगी। और अगर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बदलेगी तो भैया आपको स्पेंडिंग का खर्चा निकालना पड़ेगा। सो वेट, ये जो अमाउंट है ये बदली तो सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है सर। हमको क्या है, कितना मैं खर्चा कर सकता हूं कि मेरी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ना बदले। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ना बदलने के लिए वेट्स भी नहीं बदलने चाहिए। वेट्स नहीं बदलने के लिए हमारी इन्वेस्टमेंट जो है उसका प्रोपोर्शन भी नहीं बदलना चाहिए, या इन्वेस्टमेंट की अमाउंट नहीं बदलनी चाहिए। अब आप अगर देखोगे तो यहां पे थोड़ा सा बदलाव आया है। क्या? 2 लाख का कैपिटल था पिछले साल तक, लेकिन इस साल शुरू करते समय हमारे पास 11,800 का और एक्स्ट्रा कैपिटल आया। और जैसे ही आप 1,60,000 में 11,800 रुपए ऐड कर दोगे तो टोटल कैपिटल बदल जाएगा। और टोटल कैपिटल बदल गया तो सारे वेट्स बदल जाएंगे। सारे वेट्स बदल गए तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बदल जाएगा, जो हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। यानी कि हमको ये चीज़ सेम रखनी है, यानी कि हमको वेट्स सेम रखने हैं। तो यहाँ पे एक अजम्पशन आएगा। यहाँ पे अजम्पशन ये आएगा कि सर हम यहाँ पे भी पैसा रेज करेंगे, डेट और प्रेफरेंस का इस तरह से रेज करेंगे कि जो भी टोटल आ रहा हो उसके बाद प्रोपोर्शन सेम रहे, यानी कि 15, 5 और 80। अगर ये प्रोपोर्शन एक्स्ट्रा पैसा लाने के बाद में भी सेम रहा तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी नहीं बदलेगी। अब ये कितना होना चाहिए अमाउंट, ये डिपेंड करता है। सो ध्यान देंगे, इक्विटी का जो प्रोपोर्शन है
in order to keep marginal cost of capital same, weight of equity should also be same, that is 80%। यानी कि एक्स्ट्रा पैसा कितना, 11,800। सो ये 11,880% होना चाहिए, जो भी एक्स्ट्रा पैसा है उसमें। एक्स्ट्रा कैपिटल विल बी 11,800 डिवाइडेड बाय 0.80, ये 80% होना चाहिए। देखो 14,750। अब ध्यान दो, मैं थोड़ा समझाता हूँ। ये 14,750 वो अमाउंट है जो खर्चा किया जा सकता है। अब मैं उल्टे कैलकुलेशन बताता हूँ। आप एक काम करो, 14,750 का 15% निकालो तो ये आता है 2212, और 14,750 का 5% अगर निकालो तो ये आता है 738, राउंड ऑफ। अब अगर टोटल आप करते हो तो ये आता है 14,700, क्योंकि अपन ने रिवर्स कैलकुलेशन किया था, 50। अब मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान दो। 2 लाख से चलते हैं। सर 2010 खत्म हुआ, स्ट्रेट अवे माइंड को क्लियर रखो। 2010 खत्म हुआ, 2 लाख रुपए थे, रिटेन्ड अर्निंग से 11,800 आया। क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग से 11,800 आया, इक्विटी का प्रोपोर्शन बदल जाएगा। प्रोपोर्शन बदला तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बदल जाएगी, और वो हमको बदलनी नहीं है। इसलिए प्रोपोर्शन 11,800 के आने के बाद भी सेम होना, इसीलिए हमने डेट और प्रेफरेंस को भी उसी प्रोपोर्शन में रेज किया। सो अगर आप ध्यान दोगे, टोटल कैपिटल यहां पे कितना होता है, 32,212, यहाँ पे होता है 10,738, और यहाँ होता है 1,71,800। अब इसकी करो टोटल, ठीक है। $214,750, ठीक है। अब ध्यान देना, एक्स्ट्रा कैपिटल रेज करने के बाद हमारा नया कैपिटल ये हुआ जो मैंने रेड में लिखा। अब आप वापस से डेट, प्रेफरेंस और इक्विटी का वेट निकाल के देखो, आपको अब सब समझ में आ जाएगा। 32,212 डिवाइडेड बाय 214,750, आपको अगर देख रहे हो आप तो ये 14.99 यानी कि 15% ही आ रहा है, जो पुराना वाला था। 10738 डिवाइडेड बाय 214,750, ये भी 5% आ रहा है, जो कि पुराना वाला था। 171,800 डिवाइडेड बाय 214,750, ये भी आपका 80% आ रहा है, जो कि पुराने वाला था। यानी कि क्या किया आपने वेट सेम रखने के लिए प्रेफरेंस और डिबेंचर भी रेज किया। किसकी वजह से? क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग्स आया। क्या आप बचा सकते थे रिटेन्ड अर्निंग को इक्विटी में ऐड होने से? नहीं। अगर आपने कंपनी में पैसा बचाया तो वो इक्विटी में ऐड होगा ही होगा, और क्योंकि इक्विटी की अमाउंट बढ़ गई, आपने उतना ही प्रोपोर्शन में डेट और प्रेफरेंस भी बढ़ा दिया, ताकि जब टोटल वापस तीनों की जाए तो प्रोपोर्शन तीनों का सेम आए। और क्योंकि अब प्रोपोर्शन सेम आएगा, सेम का सेम, तो यहाँ पे भी 80, 15 और 5 ही लिखा जाएगा, और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम आएगी, और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 13.85 सेम आएगी। इतना आपको समझा। अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है सर आपका स्पेंडिंग कितनी कर सकते हैं। मैं बहुत ही सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। कंपनी कैन स्पेंड 14,750 before issuing new equity shares in the market। क्वेश्चन ने ये नहीं बोला था कि प्रेफरेंस इशू करने के पहले कितना, डिबेंचर इशू करने के पहले कितना, ना वो तो हमने इशू किया, वो तो कर लो जितना करना है। इक्विटी इशू करने के पहले आप कितना पैसा खर्चा कर सकते हो? सर 14,750 का पैसा खर्चा कर सकते हैं। ध्यान देंगे, इसके ऊपर अगर आप एक भी रुपया खर्चा करोगे
14,750 के ऊपर एक भी रुपया खर्चा करोगे तो आपका ये सारा इक्विटी में से पैसा निकल जाएगा। 11,800 तो इसमें से निकालोगे आप, और इसके ऊपर एक रुपया भी निकाला आपने, मतलब 1,60,000 और ये 10,000 और ये 30,000 तो मान के चलते हैं यूज हो गए सर कंपनी में। 11,800 एक्स्ट्रा पड़ा था, यस सर। डिबेंचर और प्रेफरेंस उसकी वजह से रेस किया तो वो भी एक्स्ट्रा पड़ा होगा, अभी इस्तेमाल कहां हुआ। ये सारा अगर पैसा आप इस्तेमाल कर लो, उसके ऊपर आपके पास पैसा ही नहीं बचता, और अब आपको जरूरत पड़ेगी इक्विटी रेस करने की। रिटेन्ड अर्निंग तो खत्म हो गया, डिबेंचर भी रेस करोगे, प्रेफरेंस भी रेस करोगे, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन साथ साथ में इक्विटी शेयर भी इशू करने पड़ेंगे। अभी तक क्या हो रहा था कि डिबेंचर मार्केट से इशू किया, प्रेफरेंस इशू किया, इक्विटी इशू करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि 11,800 रुपए तक का हम रिटेन्ड अर्निंग से यूज कर पा रहे थे। इसके अंदर तो आप जितना भी खर्चा करना चाहो करो, 14,750 के अंदर एक नंबर का मतलब 1-2 नंबर कोई भी नया इक्विटी शेयर मार्केट में इशू नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब इक्विटी का पैसा ही खत्म हो जाएगा तब तो नए इक्विटी शेयर मार्केट में इशू करने पड़ेंगे। और पैसा कब खत्म होएगा, जब 11,800 खत्म होएगा, और 11,800 कब खत्म होएगा, जब 14,750 खत्म होएगा। वेट सेम रखना है तो 14,750 का खर्चा होएगा प्रोपोर्शन में, 11,800 यहां से खर्चा होएगा, 738 वहां से खर्चा होएगा, 2212 वहां से खर्चा होएगा। सो ये है फाइनल अमाउंट। आया समझ में आपको? थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एक बार वापस सुनोगे समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं लास्ट वाला पार्ट, फोर्थ। किसकी कॉस्ट निकालने बोली है इन्होंने? अब उन्होंने क्या बोला कि व्हाट विल बी द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन द फंड एक्सीड्स द अमाउंट कैलकुलेटेड। अब हमने तीसरे में क्या बोला था, 14,750 14,750 की अमाउंट मैक्सिमम खर्चा कर सकते हैं, तब तक आपको नए इक्विटी शेयर इशू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट वाला पार्ट बोलता है कि अगर हम उससे ज्यादा खर्चा करना चाहते हैं 14,750 से, तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बदलेगी। यस सर। वो कितनी है, नई वाली मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है, आपको ये बदलना है। और 14,750 के ऊपर अगर आपने खर्चा किया तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि आपको अब नए इक्विटी शेयर मार्केट में इशू करने पड़ेंगे? यस सर। यही तो पुराने वाले पार्ट में बोला था कि तब तक हमको इशू करने की जरूरत नहीं, लेकिन अब पड़ेगी। और अब अगर आप पड़ेगी तो अज्यूमिंग न्यू इक्विटी इज इशूड एट ₹20 पर शेयर, ये मान के चलना। सो ध्यान देंगे, नई मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। ये नई मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालोगे? बहुत ही सिंपल, वापस वही सोर्स, वेट, कॉस्ट और वेट इनटू कॉस्ट, इक्विटी, डेट, प्रेफरेंस, 80 15 5। वेट तो सेम रहेंगे सर, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट कहीं नहीं दी हुई है। 8.33 और 11.966। फर्क कहाँ आएगा पता है? सिर्फ एक जगह फर्क आएगा कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपकी अब बदल जाएगी, क्योंकि अब आप वापस इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल बी D1 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ। D1 1.8, मार्केट प्राइस नई वाली कितनी 20 प्लस 10% का ग्रोथ है, यही है ना? 1.18 है और 10 है। 1.18 डिवाइड बाई 29 मार्केट प्राइस हुआ है प्लस 0.10, सो यह आता है आपका 15.90%। सो 15.90 तकरीबन 16%। करो कैलकुलेट, 12.72, 1.25, ये तो सब वही आएगा, 0.60। %14.57।
जो 13.85 आ रहा था आपके बी का आंसर, वो अब आ गया आपका 14.57। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। इतना बड़ा क्वेश्चन आपका बन गया। तकरीबन 40 मिनट लग गए हमको ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। थोड़ा सा था भी, थर्ड और फोर्थ पार्ट आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट था। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बदलती है इससे, और क्या। सो बस नोट डाउन कर लो, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर पूछेगा। मतलब मैं समझा देता हूँ कि अब और अगर आप पैसा रेस करोगे तो 100 रुपये पे 14.57 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे एज अ कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ इक्विटी डिविडेंड, इन टर्म्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, एंड इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। बाय बाय।